हरिओम। आप देख रहे हैं CHS जंगल और मैं हूं निखिल गुप्ता, आपका टीचर एंड मेंटर। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं अपने कुछ प्रैक्टिकल्स, जिससे कि हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखते हैं अपना इलस्ट्रेशन नंबर 14 क्या कहता है हमको। इलस्ट्रेशन नंबर 14 क्या कहता है? प्रिपेयर ए कॉस्ट शीट शोइंग अ प्राइम कॉस्ट। ठीक है, प्राइम कॉस्ट आपको दिखाना है, फैक्ट्री कॉस्ट दिखाना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बताना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स को हमको निकालना है। सिर्फ इतना ही बोला है। यहाँ पे आपको कॉस्ट पर यूनिट नहीं पूछा है ना, ये ध्यान रखिएगा। कॉस्ट ऑफ पर यूनिट नहीं पूछा उसने। कॉस्ट सारे प्राइम कॉस्ट, वर्क और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ सेल्स पूछा है यहाँ पे। उतना ही हमको करना है। तो आप ना ये फॉर्मेट जो है इसको हमेशा अपने साथ रखिए। कॉस्ट शीट, डायरेक्ट कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सेल्स। उसमें क्या क्या आता है? प्राइम कॉस्ट में डायरेक्ट कॉस्ट आता है, वर्क कॉस्ट या फिर क्या तो फैक्ट्री कॉस्ट में क्या क्या आता है या फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स या फिर कहें तो ऑफिस एक्सपेंसेस हो गए, वो सारी इसमें आते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स में या फिर कहें तो टोटल कॉस्ट में सेलिंग एक्सपेंसेस या फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस सारे आते हैं। चलिए एक एक करके हम सब कुछ को लिख लेते हैं, मेंशन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो एक हम रेड कलर को चूज कर लेते हैं, इसका थिकनेस बढ़ा लेते हैं, इसका भी थिकनेस, हाँ ठीक है। देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 14 हमको क्या कहता है। कॉस्ट सारे प्राइम कॉस्ट, वर्क और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ सेल्स पूछा है यहाँ पे। उतना ही हमको करना है। तो आप ना ये फॉर्मेट जो है इसको हमेशा अपने साथ रखिए। कॉस्ट शीट, डायरेक्ट प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सेल्स। उसमें क्या क्या आता है? प्राइम कॉस्ट में डायरेक्ट कॉस्ट आता है, वर्क कॉस्ट या फिर क्या तो फैक्ट्री कॉस्ट में क्या क्या आता है या फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स या फिर कहें तो ऑफिस एक्सपेंसेस हो गए, वो सारी इसमें आते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स में या फिर कहें तो टोटल कॉस्ट में सेलिंग एक्सपेंसेस या फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस सारे आते हैं। चलिए एक एक करके हम सब कुछ को लिख लेते हैं, मेंशन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो एक हम रेड कलर को चूज कर लेते हैं, इसका थिकनेस बढ़ा लेते हैं, इसका भी थिकनेस, हाँ ठीक है। देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 14 हमको क्या कहता है, जो कि हम बता चुके हैं, ठीक है। ये सारे कॉस्ट निकालने हैं हमको। सबसे पहले हमको निकालना है क्या? प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट को निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? डायरेक्ट कॉस्ट चाहिए। डायरेक्ट कॉस्ट में क्या कवर होता है बताइए? मटेरियल या फिर क्या तो रॉ मटेरियल्स आते हैं, वेजेस आते हैं और डायरेक्ट ओवरहेड्स आते हैं। तो चलिए यहाँ पे खोजते हैं कौन कौन से हमको मिल रहे हैं। रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल हमको कैसे पता चलेगा? सिंपल सी बात है, स्टॉक से पता चलेगा। तो स्टॉक हमारे काम का है, तो यहाँ पे हमने ओपनिंग स्टॉक को मार्क आउट कर दिया है ना, ठीक है। और क्या काम आता है? परचेस कितना किया हमने, फिर आगे रॉ मटेरियल जो था उसके बाद हमने परचेस भी करेंगे तब तो आगे काम बढ़ेगा, ठीक है। परचेस हमारा रॉ मटेरियल का कंप्यूटेशन में आएगा। फिर क्लोजिंग स्टॉक भी आएगा, क्यों? क्योंकि आपने माल जितना आपका था, है ना, अब रॉ मटेरियल खरीदे, प्रोसेस किए और कुछ बच गया जो कि आगे फर्दर यूज नहीं हो पाया ड्यू टू सम रीजंस। तो अब जो भी फर्दर यूज हुआ, जैसे कि आपके पास 2 रुपए था, 4 रुपये आपने ऐड किया, 6 हो गया, अब आपका 1 रुपया बच गया। काम कितना आया? 5 रुपए ना, तो वही फर्दर काउंट होगा और वही हमारा रॉ मटेरियल कहलाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए हम रॉ मटेरियल को ऐड आउट कर लेते हैं। हाँ, तो डायरेक्ट कॉस्ट में ओपनिंग स्टॉक आ गया हमारा। सबसे पहले कैप्स लॉक कर लेता हूं मैं, ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक को मैं ना ओएस लिख देता हूं, ओपनिंग स्टॉक ओएस, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक हमारा कितना? 38,000 रुपीज का, तो यहाँ पे 38,000 हमने लिख दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं अपना कि भाई परचेस, क्योंकि हमने ऐड कर रहे हैं तो ऐड परचेस। परचेस कितना है? परचेस हमारा 1,20,000, तो 1,20,000 मतलब 1,20,000 रुपए का हमारा टोटल परचेस हुआ, ठीक है। बिल्कुल हमने काउंट कर लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, चलिए भाई हमारा क्लोजिंग स्टॉक भी तो है, तो क्लोजिंग स्टॉक को तो हमने लिखा ही नहीं, तो चलिए हम क्लोजिंग स्टॉक भी मेंशन कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, जैसे मैं बोला क्लोजिंग स्टॉक को लेस आउट कर देना है, तो लेस क्लोजिंग स्टॉक, तो मैं इसको सी स्टॉक लिख दे रहा हूँ, सी स्टॉक, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितना है भाई?
62,000 रुपीज। तो यहाँ पे हमने मार्कआउट नहीं किया था, इसको मार्कआउट कर देते हैं। क्लोजिंग स्टॉक है हमारा 62,000 रुपीज का। ठीक है, पहले जो हमने ऐड किया था उसका टोटल कितना होगा वो भी तो करना जरूरी है ना। तो जो हमने ऐड किया था उसका टोटल बना 1,58,000। ठीक है, बिल्कुल। अब क्लोजिंग स्टॉक हम मेंशन कर देते हैं कितना, 62,000 का हमारा क्लोजिंग स्टॉक बना। अब लेस करने के बाद जो टोटल अमाउंट बनेगा हम इस साइड लिख देंगे और इसको लिख देते हैं हम टी कॉस्ट, मतलब टोटल कॉस्ट। ठीक है ना, तो हमारा कितना बना लेस करने के बाद 1 लाख। चलिए कैलकुलेटर हम यहाँ निकाल लेते हैं, कैलकुलेटर। ठीक है, कैलकुलेटर निकाल लेते हैं हम। बिल्कुल, आगे हमारा कैलकुलेटर, छोटू सा कैलकुलेटर। कैलकुलेटर भाई क्या कहता है, चलिए यहाँ पे हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं जी। तो कैलकुलेटर यहाँ पे 1,58,000 माइनस 62,000 कितना आया, 96,000 का आपका आ गया टोटल कॉस्ट। और वही है आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम। ठीक है ना, 96,000 रुपीज का आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ है। आगे बढ़ते हैं, तो रॉ मटेरियल जो कंज्यूम है, चलिए यहाँ पे हम लिख तो दे कम से कम कि रॉ मटेरियल हमारा इतने कंज्यूम हुआ है, आर एम कंज्यूम। ठीक है, रॉ मटेरियल को मैं R.M कंज्यूम्ड लिख दे रहा हूँ। ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास टाइम बचाकर करना है काम। ठीक है, अब उसके बाद हमको प्राइम कॉस्ट निकालना है, क्योंकि हमको तो पता चल गया कि रॉ मटेरियल इतना कंज्यूम हुआ। तो भाई अब रॉ मटेरियल तो पता चल गया, अब हमको वेजेस ऐड करना है। और डायरेक्ट ओवरहेड्स, तो डायरेक्ट ओवरहेड्स तो यहाँ पे है नहीं, सिर्फ हमारा क्या है वेजेस। तो यहाँ पे हम वेजेस को ऐड ऑन कर देते हैं। तो ऐड को मैं प्लस से डिनोट करूंगा, ऐड वेजेस। आप इसको ना कभी भी लिखेंगे एग्जाम में तो इसको प्लस करके नहीं लिखेंगे, इसको ऐड करके ऐसे लिखेंगे, ऐड वेजेस। कितना का वेजेस है हमारा यहाँ पर, वेजेस है भैया कितना, 15,000 का। देखिए ध्यान से पढ़िए, यहाँ पे लिखा है ना वेजेस हमारा 15,000 का। तो चलिए आउट कर देते हैं। ठीक है, 15,000 रुपीज। तो 15,000 रुपीज हम ऐड कर दिए। तो हमारा प्राइम कॉस्ट अब कितना बन गया, 96,000 में 15,000 को ऐड कर देंगे तो 1,11,000 बन जाएगा। 1,11,000 रुपए, 1,11,000 रुपीज प्राइम कॉस्ट आपका निकल गया। आपका एक जो ऑब्जेक्टिव था वो पूरा हो गया, वेल डन। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हमारा बोला है फैक्ट्री कॉस्ट निकालने के लिए। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, फैक्ट्री कॉस्ट इज इक्वल टू हमारा वर्क कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट को हम वर्क कॉस्ट दूसरी भाषा में कहते हैं। ठीक है, अब हम फैक्ट्री कॉस्ट में, वर्क कॉस्ट में कौन कौन से एक्सपेंसेस आ जाएंगे, चलिए उनको हम पॉइंट आउट कर देते हैं रेड मार्कर से। कि फैक्ट्री कॉस्ट में मशीन वर्क फॉर 100 आवर्स, मशीन जो है 100 घंटे चला, और 1 घंटे का पर मशीन आर 50 रुपए रेट है। कितना भाई, 50 रुपए रेट है। ये रहा आपका रेट, 50 रुपए रेट है पर घंटे का, और 100 घंटे चला। तो यही तो है आपका फैक्ट्री में क्या चलता है, मशीन ही चलता है ना। तो मशीन को चलिए हम सबसे पहले पॉइंट आउट कर देते हैं, 100 घंटा चला है एट द रेट 50 रुपीज के ऊपर। और क्या आएगा, क्या इसमें ऑफिस ओवरहेड्स, वो तो एडमिनिस्ट्रेटिव में आ जाएगा। तो इसको हम रुकिए ब्लू मार्कर से मार्क आउट कर देते हैं ऑफिस ओवरहेड्स को, है ना। इसका पॉइंटर थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। यूनिट प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड, वो आपका क्लोजिंग स्टॉक बन जाएगा जब हम कॉस्ट ऑफ क्या बोलते हैं गुड्स सोल्ड को निकाल रहे होंगे, बरोबर ना। ठीक है, अब हमको क्या बोला है कि रेट पर मशीन, तो मशीन 100 घंटा चला, 50 रुपए 1 घंटे का, सिंपल सी बात है, 100 इंटू 50 5,000। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं, क्या लिखेंगे हम, मशीन वर्क, मशीन वर्क। तो यहाँ पे ब्रैकेट में हमने लिख दिया 100 इंटू मल्टीप्लाई में 50 और करके इज इक्वल टू 5,000 और कर दिया हमने ब्रैकेट क्लोज। तो ये हो गया हमारा कितना, लिख लेते हैं अपने टैब में, 5,000 रुपए कम खत्म। आप यहाँ पे ऐड कर दिया, अरे हमने तो भूल से यहाँ पे प्राइम कॉस्ट में उसको मेंशन कर दिया। चलिए कोई नहीं, हमको हाँ फैक्ट्री ओवरहेड्स में ऐड करना था ना, मैंने भूल से, ठीक
तो अब हम चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं अपना फैक्ट्री ओवरहेड्स को निकाल लेते हैं। वर्क कॉस्ट या फिर फैक्ट्री कॉस्ट दोनों एक ही है। तो अब हमारा तो निकल गया प्राइम कॉस्ट। अब सेकंड नंबर पे चलते हैं कि हमको बोला है फैक्ट्री कॉस्ट निकालने के लिए। तो फैक्ट्री कॉस्ट इज इक्वल टू वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट को ही हम फैक्ट्री कॉस्ट कहते हैं। तो फैक्ट्री कॉस्ट को या फिर कहें तो वर्क कॉस्ट को निकालने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए देख लेते हैं। फैक्ट्री में क्या चलता है, मशीन चलता है, इलेक्ट्रिसिटी चलता है, खर्चे आते हैं, प्रोडक्शन रिलेटेड हो गया, लेबर रिलेटेड हो गया। तो यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, मैं सिर्फ मशीन का ही मिल रहा है, तो चलो मशीन का ही मेंशन कर देते हैं। मशीन कितना घंटा चला है, लिखा है यहाँ पे 100 आवर्स चल रहा है, और रेट पर मशीन आवर 1 घंटे का कितना रुपया आपको मशीन का लग रहा है, 50 रुपये आपका चार्ज लग रहा है 1 घंटा अगर आप मशीन को ऑपरेट कर रहे हो, चालू रख रहे हो। तो वही तो हो गया ना फैक्ट्री ओवरहेड्स आपका। और कुछ मिला क्या फैक्ट्री ओवरहेड्स में? नहीं। ऑफिस ओवरहेड्स वो तो एडमिनिस्ट्रेटिव में जाएगा, तो इसको हम मार्कआउट कर देते हैं ब्लू से। सेलिंग ओवरहेड्स आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा, ठीक है। और लास्ट का बचा यूनिट प्रोड्यूस्ड और यूनिट सोल्ड, वो हो गया आपका क्या, क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए काम आएगा। हम उसको समझेंगे आहिस्ते आहिस्ते, पर सबसे पहले वर्क कॉस्ट को हम देख लेते हैं। वर्क कॉस्ट हमारा कितना है, फैक्ट्री ओवरहेड्स लिख देते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स मशीन वर्क ब्रैकेट में 100 घंटे चला है, ठीक है ना, इनटू 50 मतलब 50 रुपए पर रेट से, तो उस हिसाब से हमारा कितना आ गया, 5000 रुपीज का हमारा आ गया हमारा फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंसेस। उसका टोटल कितना हो गया, सिंपल सी बात है कि आपको फैक्ट्री कॉस्ट को निकाल लेना है। वर्क कॉस्ट इज इक्वल टू आपका फैक्ट्री कॉस्ट। ऐड कर देंगे 1,11,000 1,11,000 प्लस 5,000 रुपीज ऐड कर दिया, हमारा 1,16,000 रुपए का आपका आ गया वर्क कॉस्ट, 1,16,000, ठीक है। ये हो गया आपका वर्क कॉस्ट। अब चलिए निकाल लेते हैं आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए हमें एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स या फिर आप कह सकते हैं इसको ऑफिस ओवरहेड्स, ठीक है। तो ऑफिस ओवरहेड जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे दिया हुआ है 10% ऑफ द प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट का 10% ही हमारा ऑफिस ओवरहेड्स होगा। चलिए निकाल लेते हैं। हमारा यहाँ पे प्राइम कॉस्ट हमको कितना दिया हुआ है, हमने निकाला है 1,11,000। अब उसको हम उसका 10% निकाल लेंगे। तो निकालने के लिए उसका सबसे सिंपल एंड ईजी मेथड ये है कि आपको परसेंट निकालना है। तो 10% होल डिवाइडेड बाय 1,11,000, आप इसको कॉपी में कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कैलकुलेटर में फिलहाल कभी कर दे रहा हूँ। तो 10% होल डिवाइडेड बाय 1,11,000, ठीक है। आंसर कितना निकला हमारा, मल्टीप्लाई में 100, हाँ 10% ऑफ प्राइम कॉस्ट। हम्म 10% ऑफ प्राइम कॉस्ट, और 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 1,11,000, ठीक है। तो 11,100 रुपया का आपका आ गया क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर कहते हैं ऑफिस ओवरहेड्स। तो यहाँ पे चलिए मेंशन कर देते हैं ऑफिस ओवरहेड्स, है ना, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं 10%, परसेंट कहाँ गया, हाँ यहाँ मिल गया, 10% ऑफ प्राइम कॉस्ट, ठीक है। आपको पता चल गया कैसे हमने प्राइम कॉस्ट निकाला है, बिल्कुल वैसे ही आपको भी निकाल लेना है। तो 11,100 रुपए का आपका आ गया प्राइम कॉस्ट। अब चलते हैं, आपका तो यहाँ पे निकल गया क्या, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, क्योंकि हम ऑफिस ओवरहेड्स ऐड कर दिया है, हमको मिल गया है। अब देखते हैं यूनिट कितने प्रोड्यूस्ड हुए हैं, यहाँ पे हमको भी देखना है यूनिट कितने हमने प्रोड्यूस किया। 400 यूनिट ही प्रोड्यूस किए हैं, तो उसी के हिसाब से हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के आगे लिख देते हैं 400 यूनिट्स, 400 यूनिट्स, है ना। अब टोटल कर लेते हैं इसका, 1,16,000 प्लस 11,000 रुपीज, है ना। तो 1,16,000 प्लस 11,100, है ना। तो 1,27,100 रुपया का आपका टोटल यहाँ पे अमाउंट बन गया, जो कि आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। 1,27,100 आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बन गया। अब ये तो हमारा फुलफिल हो गया आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। लास्ट हमारा क्या मोटिव था, सेलिंग
या फिर कहें तो कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालने का टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हमें सेलिंग ओवरहेड्स चाहिए, जो कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ है 50% ऑफ ऑफिस ओवरहेड्स। ऑफिस ओवरहेड्स का 50% आएगा हमारा सेलिंग ओवरहेड्स। चलिए मेंशन कर देते हैं और यहाँ पे निकाल लेते हैं। 11,100 का 50% माइनस 50% कितना आ गया? 5,550 रुपीज का आ गया आपका सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस आ गया आपका 50% ऑफ ऑफिस ओवरहेड्स। ऑफिस ओवरहेड्स, ठीक है। तो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं 5,550 रुपीज मेंशन आउट हो गया। ये हो गया आपका टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स, कह सकते हैं आप इसको। इतना आ गया, टोटल कर लेते हैं। चलिए कुछ मिस आउट कर रहे हैं हम शायद। हाँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का हमको यहाँ पे क्वेश्चन मांगा था। क्या? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो हम पहले ही कॉस्ट ऑफ सेल्स पे पहुंच गए, जबकि हमको क्या करना है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमको निकालना है। तो उसके लिए हम एक नया कॉलम बनाते हैं, वेट एंड वॉच। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हमने तो 400 यूनिट्स का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस निकाल दिया। अब जो यूनिट हमने सोल्ड किया है वो 300 यूनिट सोल्ड किया है। 400 बनाया था, 300 बेच दिया, बचा कितना? 100। तो यही हो गया हमारा क्लोजिंग स्टॉक। तो चलिए यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं आपका क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, कितना? 100 यूनिट्स का। तो यहाँ पे हम 100 यूनिट्स लिख दिए, 100 UTS डॉट, और इसको हमने कर दिया क्लोज। क्लोजिंग स्टॉक हमारा था। तो हम अब उस 100 क्लोजिंग स्टॉक्स का पैसा को कैसे जानेंगे? सिंपल सी बात है, आप पढ़े ही होंगे ना, क्लास 10th में पढ़े होगे नहीं भाई, कि मान लो आपको निकालना है, आप लाए हो 80 नंबर, किस में से? 100 में से, या फिर 88 लाए हो, कितने में से? 100 में से। कितना? 88% आपको जानना है। 88% आप लाए हो 100% में से, तो कितना मार्क्स लाए हो वो भी काउंट करना है। तो सिंपल 88/100 करके 600 में हम इसको मल्टीप्लाई कर देते। तो हम, क्योंकि हमारा टोटल मार्क वही है, तो हमको पता चल जाता कि भाई इसने इतना परसेंट लाया है। तो यही वाला सेम कंसेप्ट इसमें हमारा वर्क करता है। जब हमको क्या निकालना होता है? क्लोज 100 यूनिट्स। कितने यूनिट्स का पैसा निकालना? 100 यूनिट। किसने में से? 400 में से। टोटल 400 का यूनिट का जो भी प्रोड्यूस किया उसका पैसा कितना भाई? उसका पैसा तो सिर्फ 1,27,100 है, क्योंकि यहाँ पे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यही है टोटल पैसा। तो यहाँ पे हम 100/400 करेंगे, मल्टीप्लाई में 1,27,100 आप कैलकुलेट करना। यहाँ पे देखिए बुक में ही, तो इसका आंसर आएगा 31,775 रुपीज। ठीक है, तो चलिए हम लिख देते हैं 31,775 रुपीज का आपका ये आ गया। अब ये हमको पता चल गया क्या? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या? COGS, उसको शॉर्ट में लिख दिए, जिसका टोटल कितना हो गया? यहाँ पे हम कर लेते हैं 1,27,100 प्लस 31,775 हो गया 1,27,100 प्लस 31,775। वेट एंड वॉच, मेरा बैटरी लो हो गया है लैपटॉप का। सो लेट्स कट डाउन। कट यहां से तो कट कर देना, ठीक है। हो गया, वी आर डन। चलो यहां से स्टार्ट करते हैं। तो अब हम निकाल लेते हैं अपना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए हमको जानना पड़ेगा कि हमने कितना सामान बेचा। तो हमने कितना सामान प्रोड्यूस किया था वो भी जानना जरूरी है। हमने 400 सामान प्रोड्यूस किया था, यहाँ लिखा हुआ यूनिट प्रोड्यूस 400, बचा कितना? 300, बचा कितना? 100। तो 100 का निकाल लेते हैं 100, जैसे कि मैंने आपको प्रोसीजर बताया। उसके बाद हमको लेस आउट कर देना है, कितना भाई? 1,27,100 माइनस 31,775 है, वेट एंड वॉच, ठीक है। तो 1,27,100 माइनस 31,775
हाँ अभी ठीक आया, 95,325 रुपीज का आ गया हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। हमने इतने का हाँ लिख लेते हैं अपना 95,325 रुपीज का हमारा आ गया। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड हमने इतना का सोल्ड किया। अब ये तो हमको पता चल गया, अब हमको जानना है कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स जानने के लिए कॉस्ट जो भी हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड था उसमें सेलिंग एक्सपेंसेस लगा दिए, तो हमको पता चल गया कि हमने कितने का सामान बेचा है रियलिटी में। तो ऐड कर दिए 5,550 रुपीज, तो हमारा टोटल निकल गया कितना, चलो ऐड कर लेते हैं। 9,325 लिखा है यहाँ पे, ऐड कर देते हैं कितना 5,550 निकल गया 1,08,75 का हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड किया। 1,08,75 रुपए का हमने कर दिया। तो ये हो गया हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 14 कंप्लीट। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 15। क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द प्राइम कॉस्ट, क्या कैलकुलेट द प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, ये आड़ा टेढ़ा क्यों हो जाता है इतना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। हमें बस जो जो बोला है यहाँ पे हमको निकालना है। तो हमारा रेड से हम मार्क करेंगे किसको, प्राइम कॉस्ट को, है ना। तो प्राइम कॉस्ट को मार्क कर दिए रेड से, तो इसको हम प्राइम कॉस्ट को शॉर्ट में लिखे पी कॉस्ट। फिर ग्रीन से करेंगे हमारा फैक्ट्री कॉस्ट, तो फैक्ट्री कॉस्ट में लिख दिए ये पॉइंट एफ कॉस्ट। ब्लू से कर देते हैं अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो कि हमारा ये ब्लू से COP से शॉर्ट फॉर्म। देन हाँ लास्ट में जो बच जाएगा वो हो जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स, जिसको हम कहते हैं क्या, COS। तो चलिए सबसे पहले प्राइम कॉस्ट को निकाल लेते हैं। तो प्राइम कॉस्ट को निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, सिंपल सी भाई डायरेक्ट कॉस्ट चाहिए। तो डायरेक्ट कॉस्ट कौन कौन से एक्सपेंसेस कवर करता है, चलिए क्वेश्चन में दिया हुआ है सारा एक्सपेंसेस, हम उसको पॉइंट आउट करते हैं पहले रेड पेन से, रेड मार्कर से सारा मार्क कर देंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है ना। तो डायरेक्ट मटेरियल्स क्या आएगा डायरेक्ट कॉस्ट में, बिल्कुल, क्योंकि डायरेक्ट है नाम है इसका, तो इसको हम मार्क आउट कर देते हैं डायरेक्ट मटेरियल। फिर डायरेक्ट वेजेस भी आएगा आपका डायरेक्ट में, वेजेस भी आएगा आपका डायरेक्ट कॉस्ट में। इलेक्ट्रिक पावर भी आएगा आपका, क्या नहीं इलेक्ट्रिक पावर तो नहीं आएगा, इलेक्ट्रिक पावर आपका आएगा भाई फैक्ट्री वाले में आएगा, फैक्ट्री कॉस्ट में इलेक्ट्रिक पावर आएगा। तो यहाँ पे फैक्ट्री कॉस्ट को हम ग्रीन से मार्क आउट कर देते हैं। और ये वेजेस क्या बोला है, वेजेस फॉर फॉरमेंस बोला है। तो फॉरमेंस वाले में ना ये वाला जो है नंबर, वेजेस फॉर फॉरमेन, कट 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 कट, यहां से कट, यहां से कट कर देना है, यहीं से शुरू करना है। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना इलस्ट्रेशन नंबर 15। क्या कहता है कि भाई कैलकुलेट द प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। तो हमने एक स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट बना लिया, आप इसको याद रखें हमेशा। प्रॉफिट कॉस्ट मतलब प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये ऐसे हम लिखेंगे। प्राइम कॉस्ट को रेड पेन से मार्क करेंगे, ग्रीन मार्कर से हम करेंगे फैक्ट्री कॉस्ट को, ब्लू मार्कर से करेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को, और जो बाकी बच जाएगा वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में काउंट करेंगे। चलिए जल्दी मार्क कर लेते हैं। क्या डायरेक्ट मटेरियल्स आएगा डायरेक्ट कॉस्ट में, बिल्कुल आएगा, तो इसको हम मार्क कर देते हैं, ठीक है। तो ये कर दिए मार्क। डायरेक्ट वेजेस भी आएगा हमारा डायरेक्ट कॉस्ट में, तो इसको भी हमने कर दिया मार्क। वेजेस फॉर फॉरमैन, फॉरमैन का वेजेस है, इसका माने फैक्ट्री के अंदर फॉरमैन होता है, तो वो फैक्ट्री एक्सपेंस में चला जाएगा, इसको हम ग्रीन से मार्क कर देते हैं, बिल्कुल। फिर इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर भी हमारा किस में आ जाएगा, आपका फैक्ट्री कॉस्ट या फैक्ट्री ओवरहेड्स में आ जाएगा। लाइटनिंग, फैक्ट्री और ऑफिस, तो फैक्ट्री वाले का 1500 और ऑफिस वाले का 500, तो यहाँ पे ऑफिस वाले में हम मार्क कर देते हैं, क्योंकि ऑफिस वाला तो ऑफिस ओवरहेड्स में जाएगा, जिसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स कहते हैं। देन आता है शॉपकीपर वेजेस, तो शॉपकीपर वेजेस भी हमारा नाम ऑफिस एक्सपेंसेस में ही आएगा, क्या मैं सही हूं। शॉपकीपर, शॉपकीपर शायद शॉपकीपर एक्सपेंसेस, हाँ शॉपकीपर वेजेस बोला है ना, तो शॉपकीपर वेजेस आपका फैक्ट्री में ही आएगा, कट। तो स्टोर कीपर वेजेस, तो स्टोर का कीप जो कर रहा है उसका वेजेस दे रहे हैं हम, तो वो भी आएगा आपका फैक्ट्री कॉस्ट में, तो उसको हम ग्रीन से मार्क कर देते हैं। ऑयल एंड वाटर भी फैक्ट्री कॉस्ट में आएगा। रेंट, रेंट ऑफ फैक्ट्री, फैक्ट्री का ग्रीन से, और ब्लू से आपका ऑफिस वाला 2500 रुपए, ठीक है। रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स, फैक्ट्री प्लांट का है तो ग्रीन से, और ऑफिस का है तो उसको ब्लू से, वो उसमें जाएगा। उसका तो हम सटासट इसको मेंशन करने लगेंगे, ठीक है ना।
फिर कैरेज आउटवर्ड आपका रिटर्न हुआ है, ठीक है ना, कैरेज आउटवर्ड हुआ है, तो इसको आप कहाँ मेंशन करेंगे बताइए? इसको आप सेलिंग वाले में मेंशन आउट करेंगे, क्योंकि वो सेलिंग एक्सपेंसेस में आया है, इसलिए उसको हम छोड़ देते हैं, क्योंकि वो मार्क नहीं करेंगे, वही हो जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स में। देन आता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कहाँ हुआ है? हमारा फैक्ट्री प्लांट में हुआ है, तो उसको हम ग्रीन से कर देते हैं, और अगर ऑफिस हुआ है तो इसको हम ब्लू से कर देते हैं, बरोबर ना। फिर कंज्यूमेबल स्टोर्स, ये व्हाट इज कंज्यूमेबल स्टोर्स? कंज्यूमेबल स्टोर्स क्या कहते हैं इसको हम? अच्छा, कंज्यूमेबल स्टोर, लेट चेक ऑन क्रोम, यहाँ पे हमारा ब्राउजर पे हम चेक कर लेते हैं व्हाट इज कंज्यूमेबल स्टोर्स। कंज्यूमेबल स्टोर meaning, yeah, consumable stores are those goods other than the main raw material which are consumed during production like oil, grease और एक्सेट्रा। मतलब सिंपल सी बात है, रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करने के लिए जो जो चीजें प्रोड्यूस करने के लिए मशीन में जो जो चीजें रिक्वायर्ड है, ऑयल, ग्रीस, ये सारी चीजों को हम कंज्यूमेबल स्टोर्स कहते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर इसको कहते हैं कंज्यूमेबल स्टोर्स तो वो फैक्ट्री वाले में ही आएगा, तो चलिए हम इसको मेंशन कर देते हैं, कंज्यूमेबल स्टोर्स को हम फैक्ट्री वाले में। तो फैक्ट्री वाले में अगर हो रहा है तो इसको हम ग्रीन से मार्क आउट कर देते हैं, ठीक है। फिर आते हैं मैनेजर सैलरी। मैनेजर का सैलरी है तो यहाँ पे हमारा होगा किसमें? ऑफिस वाले में आएगा। सैलरी है क्योंकि वेजेस होता तो फैक्ट्री में आता। डायरेक्टर फीस भी हमारा ऑफिस में आएगा, ऑफिस स्टेशनरी भी ऑफिस में आएगा, टेलीफोन चार्जेस भी हमारा ऑफिस वाले में ही आएगा, है ना। पोस्टेज एंड टेलीग्राम भी आएगा, सेल्समैन सैलरी भी आएगा, नहीं, सेल्समैन सैलरी आएगा आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स, इसको हम इरेज कर देते हैं। अरे यार क्या इरेज करना, क्या इरेज हो जाता है, चलिए इसको अंडरलाइन कर देता हूं मैं, है ना, अंडरलाइन कर देते हैं, ये ठीक है। फिर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस वो भी वो भी आएगा आपका किसमें? कॉस्ट ऑफ सेल्स में अंडरलाइन कर देते हैं। एडवर्टाइजिंग भी आपका आएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स में। वेयरहाउस चार्ज आएगा फैक्ट्री वाले में, फैक्ट्री में आएगा, नहीं गलत, ये भी आएगा आपका क्या? कॉस्ट ऑफ सेल्स में। और लास्ट में जो सेल है उसको यूज करेंगे हम प्रॉफिट निकालने के लिए। टोटल खर्चा और सेल जितना हुआ, बिक्री जितना हुआ माइनस कर देंगे, निकल जाएगा आपका क्या? प्रॉफिट माल, ठीक है। अब चलिए हम इसको वन बाय वन तुरंत मेंशन कर देते हैं। डायरेक्ट कॉस्ट, तो डायरेक्ट कॉस्ट में क्या क्या हमारा दो है, डायरेक्ट मटेरियल्स, और तो इसमें लिख दे रहा हूं मैं डीएम डी मटेरियल, है ना, मटेरियल्स कितना है? 1,00,000 रुपीज, 1,00,000 रुपए, ठीक है ना। और डायरेक्ट वेजेस तो डी वेजेस कितना है? 30,000 रुपीज का है, तो हमारा टोटल कितना बन गया भाई? प्राइम कॉस्ट ओनली फॉर 1,30,000 का। तो चलिए इसको हम काट देते हैं, हाँ, तो प्राइम कॉस्ट हमारा कितना बन गया? 1,30,000 का। अब चलते हैं अपना फैक्ट्री कॉस्ट का तरफ। फैक्ट्री कॉस्ट जो जो है, चलिए तुरंत तुरंत मेंशन कर दीजिए, जो ग्रीक में हमने डॉट किया है। वेजेस फॉर फॉरमैन, तो यहाँ लिख देते हैं वेजेस फॉर फॉरमेन्स, वेजेस ऑफ फॉरमैन 2500। उसके बाद इलेक्ट्रिक पावर लिख देते हैं, तो ई पावर में लिख दे रहा हूँ, ई पावर जिसका कितना खर्चा आपका? 500 रुपीज। लाइटनिंग का है हमारा, यहाँ लिख देते हैं लाइट कितना है आपका? 1,500 रुपीज, है ना। और ऑफिस का कितना है? ऑफिस का तो ब्लू वाला, स्टोर कीपर ना, तो स्टोर कीपर्स वेजेस जिसका कितना है आपका? स्टोर कीपर वेजेस ओनली 1,000 रुपीज, स्टोर कीपर वेजेस हो गया 1,000 रुपीज। ऑयल एंड वाटर इसका कितना है? ऑयल एंड वाटर का 500 रुपीज। फिर फैक्ट्री रेंट 5,000 रुपीज, तो लिख दिया हमने फैक्ट्री रेंट
₹5,000। फैक्ट्री रेंट के बाद आपका आ गया, हाँ, रिपेयर्स। रिपेयर्स जिसका था कितना, ₹3,500। रिपेयर्स के बाद आ गए हम अपना फैक्ट्री डेप्रिसिएशन जो हमारा लगा है, हाँ, तो डेप्रिसिएशन जो हमारा लगा है 500 का, तो लिख देते हैं डेप्रिसिएशन 500। और कंज्यूमेबल स्टोर्स, तो कंज्यूमेबल स्टोर्स कितना है हमारा, ₹2,500। अब इसको टोटल चलो कर देते हैं। टोटल करने के बाद हमारा यहाँ पे आंसर, आप यहाँ पे कर लेना टोटल, है ना। टोटल करने के बाद हमारा आंसर यहाँ पे कितना दिया हुआ है, तो हम चेक कर लेते हैं वन बाय वन। क्या हमने वेजेस लिखा है, ठीक है, 2500, 500, 1000 स्टोर कीपर वेजेस लिखा है हमने। फिर ऑयल एंड वाटर लिखा है 500, फैक्ट्री रेंट लिखा है, रिपेयर्स लिखा है, फैक्ट्री लाइटनिंग लिखा है, डेप्रिसिएशन हमने मेंशन किया है, और हाँ, कंज्यूमेबल स्टोर्स मेंशन किया है 2500। तो टोटल हमारा हो गया 17,500 रुपया हमारा फैक्ट्री कॉस्ट बन गया। चलिए लिख देते हैं 17,500 हमारा फैक्ट्री कॉस्ट बन गया। तो टोटल करने के बाद, ओके, यहाँ पे 17,500, और टोटल करने के बाद हमारा कितना बन गया, तो ये 17,500 क्या है, हमारा फैक्ट्री ओवरहेड्स है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं फैक्ट्री ओवरहेड्स के सामने स्टार मार्क दे दे रहा हूँ, डायरेक्ट कॉस्ट के सामने भी स्टार मार्क दे दे रहा हूँ। वो हमारा काउंट है, ये होगा, उसका प्राइस इसका है 17,500। टोटल कितना हुआ, 1,30,000 और ये हमारा 17,500, 1,47,500, 1,47,500। अब चलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स की तरफ। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स जो है, चलिए लिख लेते हैं, ब्लू वाला जो हमने मार्क किया था, लाइटिंग। तो लाइटिंग का, लाइट, LIGHTING, लाइटिंग। लाइटिंग का कितना दिया हुआ है हमारा, ऑफिस लाइटिंग का 500 रुपीज़, तो हमने यहाँ मेंशन कर दिया 500 रुपीज़। फिर लाइटनिंग अगर हमने मेंशन कर दिया, फिर इसका आ जाता है हमारा ऑफिस प्रीमिसेस का रिपेयर्स। तो रिपेयर्स ऑफिस प्रीमिसेस कितना है हमारा, 500 रुपीज़ ये भी। अब चलते हैं हमारा ऑफिस प्रीमिसेस का डेप्रिसिएशन, है ना। तो डेप्रिसिएशन का 1250 हमने लिख दिया ऑफिस प्रीमिसेस। फिर सैलरी, डायरेक्टर फीस, तो मैनेजर को एम सैलरी लिख दे रहा हूँ मैं, एम सैलरी कितना, 5,000 रुपीज़। फिर डायरेक्टर को डी फीस, तो डी फीस कितना, डायरेक्टर का फीस 1250, 1250। इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ ताकि सूटेबल रहे हमारे लिए, हाँ ठीक है। तो मैं डायरेक्टर फीस हो गया। ऑफिस स्टेशनरी, 500 का, तो लिख देते हैं स्टेशनरी, स्टेशनरी 500 रुपीज़। टेलीफोन चार्जेस, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, टेलीफोन चार्जेस, पोस्टेज 250। फिर आ जाता है हमारा, हाँ, तो ये हमने लिख दिया। अब चलिए चेक कर लेते हैं कि हमने सही लिखा है। बिल्कुल सही लिखेंगे ही, बट क्रॉस चेक कर लेते हैं। हम क्रॉस चेक करना बहुत ज़रूरी है हमारा। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड हमने लिखा है, ठीक है। ऑफिस रेंट लिखा है हमने, हाँ, ऑफिस रेंट लिखा है 2500। ऑफिस रेंट 2500 लिखा है हमने, नहीं, मिस कर दिया। ऑफिस रेंट हम कर 2500, तो चलिए लिख देते हैं अपना, है ना। तो रेंट हो गया हमारा 2500 का, 2500, ठीक है। तो रेंट लिख दिया, रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स लिख दिया,
ऑफिस लाइटिंग लिख दिया, डेप्रिसिएशन लिखा, मैनेजर सैलरी लिखा, डायरेक्टर सैलरी लिखा, स्टेशनरी, टेलीफोन और पोस्टेज, बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब इसका हम टोटल कर लेते हैं, सम अप करने के बाद हमको आ जाएगा कितना, इसका अमाउंट आएगा 11,875 रुपए, है ना। उसके बाद जब हम उसको एड ऑन कर देंगे 1,47,500 में, तो हमारा बन जाएगा 1,59,375, ठीक है, कंप्लीट। ये हो गया था आपका ये वाला जो है ना अमाउंट, ये टोटल कॉस्ट है ये सारे एक्सपेंसेस का। फिर फैक्ट्री कॉस्ट में ऐड कर दिए ये वाला 11,850, तो 1,59,025 रुपीज़ आपका बन गया। अब चलते सेलिंग ओवरहेड्स को ऐड कर देते हैं। तो सेलिंग ओवरहेड्स क्या क्या है हमारे, देखो यहाँ पे लिखा है सेलमैन सैलरी, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजिंग, वेयर हाउस, चलिए मेंशन कर देते हैं। हाँ, कैरेज आउटवर्ड, सेल्समैन, ट्रैवलिंग, एडवर्टाइजिंग और वेयर हाउस, ठीक है। तो कैरेज आउटवर्ड जो हमारा था, तो हमने इसको नहीं मेंशन किया था क्योंकि हम लिखना चाहते थे उसको। तो कैरेज आउटवर्ड स्पेलिंग कैरेज आउटवर्ड ओनली 375 रुपीज। कैरेज आउटवर्ड के बाद आ गया सेल्समैन सैलरी, 1250। फिर आ गया ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, तो इसको टी एक्सपेंसेस लिख दे रहा हूँ, टी एक्सपेंसेस ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 500 रुपीज। फिर आ गया हमारा एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग को मैं एड्स लिखकर फुल स्टॉप दे दे रहा हूँ। एडवर्टाइजिंग कितना है हमारा, एडवर्टाइजिंग सेलमैन आ गया, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 500, हाँ, एड्स आ गया हमारा 1250, सेल्समैन सैलरी 1250, ये भी 1250, तो 1250। वेयर हाउस चार्जेस लिख देते हैं, तो वेयर हाउस को मैं डब्ल्यू चार्जेस, उसका कितना है भाई 500 रुपीज। तो उसका अब टोटल कॉस्ट जब हम कर रहे हैं, तो जब हम इसका टोटल कर रहे हैं तो हमारा कितना निकल रहा है 3,875 रुपए। अब जब इस 3,875 रुपए को हम इस टोटल सम से ऐड कर दे रहे हैं 1,59,375, तो हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना बन जा रहा है 1,63,000, है ना। टोटल बन जा रहा है हमारा को हाँ 3,875। जब हम उसको ऐड कर दिए तो हमारा बन गया 1,63,250 रुपीज, ठीक है। उसके बाद हमारा आ गया सेल्स, क्योंकि हमें प्रॉफिट निकालना है तो हमारा टोटल का पता लगा खर्च। अब हमको टोटल सेल्स भी तो पता है ना, टोटल सेल्स है हमारा कितना 1,89,000 दिया है क्या यहाँ पे सेल्स हमारा, हाँ सेल्स दिया ना 1,89,500 रुपीज। तो चलिए हम इसको मेंशन कर देते हैं अपने इधर में, हाँ 1,89,500। जब हम 1,89,500 में से 1,63,000 जो कि हमारा टोटल कॉस्ट आया 63,250 वो लेस कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा क्या प्रॉफिट। तो चलिए लिख देते हैं अपना प्रॉफिट देखते हैं, चलिए कैलकुलेट करके यहाँ पे, है ना। 1,89,500 माइनस 1,63,250, 26,250 रुपए का हमारा आया प्रॉफिट। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 26,250 का प्रॉफिट आया। जो 2 लाख बेचने के बाद बंदा ने कितना कमाया, बस 26,250 रुपए का उसका प्रॉफिट आया। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट, और इसी के साथ हम अपना करते हैं सेशन एंड। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में अपने प्रॉब्लम बताइए और अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर करें। तब तक हरिओम। हाँ एक बात जरूर ध्यान रखो, लाइफ में प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। हर दिन किया हुआ हाफ एन आवर का प्रैक्टिस, है ना, 1 महीने का 6 घंटे का प्रैक्टिस से ज्यादा है, ये याद रखना। तो कंसिस्टेंसी मैटर्स। रोज 1 घंटा पढ़ो, एग्जाम में 6 घंटा पढ़ने के बजाय रोज का 2-3 घंटा पढ़ो, वो बेस्ट है एग्जाम टाइम में। पैनिक करने से कुछ नहीं होने वाला। ये था आपका गोल्डन टिप फॉर द डे। मिलते हैं आपसे फिर।
असतो मा सद्गमय तमसो मा